आज हम एफआईआर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एफआईआर का फुल फॉर्म आपके सामने है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस में बताया था, एफआईआर का रेलिवेंट लीगल प्रोविज़न क्या है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो एफआईआर बीएनएसएस में कहाँ पर गिवन है, सीआरपीसी में कहाँ पर गिवन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आप। सबसे पहले एफआईआर होता क्या है, आपको पता है एफआईआर इज़ अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सो एफआईआर हमेशा किसके रिगार्डिंग होता है, जो मैं बता चुका हूँ। एफआईआर हमेशा रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं होता है। तो आपके लिए मैं एक डेफिनेशन रीड करता हूँ। एफआईआर कैन बी डिफाइंड एज रिटन डॉक्यूमेंट ऑन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड दैट इंफॉर्मेशन इज़ टू बी साइंड बाय द इंफॉर्मेंट। ये तो हुई डेफिनेशन। तो जब भी कोई डेफिनेशन होती है ना, तो हमें उस डेफिनेशन के अंदर जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उन पर फोकस करना होता है। और अपने मेंस के पेपर में वही इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने होते हैं। जैसे एफआईआर का सबसे पहले जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एफआईआर किन ऑफेंसेस की होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की होती है। दूसरा, जो भी इंसान एफआईआर रिकॉर्ड करवाता है वो एफआईआर उसके द्वारा साइन होनी ज़रूरी होती है। मतलब अगर इन्फॉर्मेंट एफआईआर रजिस्टर करवा रहा है, डैट मस्ट बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। सेकंड, देखें एफआईआर आप पुलिस को रिटन में भी दे सकते हो, ऑरल में भी दे सकते हो। ये नहीं है कि आपको हमेशा जो एफआईआर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट जो हमेशा रिटन में करनी होती है, आप ऑरल फॉर्म में भी कर सकते हो। बट जो पुलिस है ना, वो हमेशा उसे राइटिंग में ही रिड्यूस करेगी। इसीलिए इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एफआईआर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्योंकि एफआईआर कब बनती है, एफआईआर से पहले तो वो एक कंप्लेंट ही होती है ना, हम जो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं एक। तो जब पुलिस उससे प्रॉपर राइटिंग में रिड्यूस कर देती है, इन्फॉर्मेंट के साइन ले लेती है, तब वो किस में कन्वर्ट होती है, एफआईआर में। तो फाइनली वो एक रिटन डॉक्यूमेंट बनता है ना। तो वो रिटन डॉक्यूमेंट किसके रिगार्डिंग होता है, वो रिटन डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग होता है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जो वो इन्फॉर्मेशन उस एफआईआर के अंदर होती है, डेट मस्ट बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। सो आगे बढ़ते हैं। एफआईआर का प्रोसेस क्या होता है, जैसे मैंने देखे यहाँ पे एफआईआर का प्रोसेस समझाया हुआ है। सबसे पहले अगर कोई ऑफेंस हुआ, 2 चांसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट केस करते हैं ऑरल इन्फॉर्मेशन। कभी कभी हम रिटन में अगर आप एजुकेटेड हो तो आप रिटन में पुलिस को रिपोर्ट करते हो। अगर कोई इंसान अनएजुकेटेड है, उसके लॉ की इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो ऑरली इन्फॉर्म करता है पुलिस को। इन केस अगर ऑरल इन्फॉर्मेशन आती है पुलिस के पास, तो सबसे पहले जो पुलिस का फर्स्ट स्टेप होता है, पुलिस की ड्यूटी होती है उस ऑरल इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में रिड्यूस करना। जैसे मेरे साथ कुछ हुआ, मैंने आकर पुलिस को बताया मेरे साथ यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, इतने लोगों ने ये कर दिया मेरे साथ, मेरे को इतना मारा, मेरे ऊपर लाठी से अटैक किया। तो पुलिस जो मेरा वर्जन है वो उसे राइटिंग में रिड्यूस करेगी। तो अब मैं तो बोल रहा हूँ, पुलिस लिख रही है, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि मैं जो बोल रहा हूँ पुलिस वही लिख रही है। तो इसीलिए जब पुलिस उसको राइटिंग में रिड्यूस कर देती है ना, तो पुलिस वापस आपको आपका वर्जन सुनाती है जो आपने उन्हें बताया हुआ है कि हमने ये लिखा है। तो डैट मीन्स रीडिंग ओवर टू इन्फॉर्मेंट। एक बार क्रॉस चेक होता है कि कोई फैक्ट रह तो नहीं गया, कि जो आपने बोला हमने वही रिकॉर्ड किया। इसे बोलते हैं रीड ओवर टू इन्फॉर्मेंट। उसके बाद जब इन्फॉर्मेंट बोलता है यस यही चीज़ थी, यही मेरा वर्जन है जो आपने लिखा है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेंट के उसके ऊपर साइन ले लिए जाते हैं। जब इन्फॉर्मेंट साइन कर देता है तो फाइनली वो क्या बन जाती है, एफआईआर बन जाती है। क्लियर है। तो ऑरल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप, देन इट वुड बी रिड्यूस टू द राइटिंग फॉर्म, देन इट रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, देन इट मस्ट बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। अगर आप अपने मेंस के पेपर में ऐसे ही लिख कर आओगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। ये एफआईआर का फर्स्ट प्रोसेस हुआ ऑरल इन्फॉर्मेशन के केस का। सेकंड, मान लो एफआईआर आपके पास रिटन में आती है,
तो बताओ उसमें कौन सा प्रोसेस, इसमें कौन सा स्टेप नहीं लगेगा, सोच के बताएं यार। अगर एफआईआर रिटन फॉर्म में आ रही है तो उसे राइटिंग में रिड्यूस करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सीधा एफआईआर रिटन फॉर्म में आप कंप्लेंट देते हो पुलिस को, पुलिस क्या करती है, आपके साइन ले लेती है, तो उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। तो ये प्रोसेस किसके रिगार्डिंग था, ऑरल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। क्लियर है, आगे बढ़े। तो बीएनएसएस में सबसे जो एक न्यू प्रोविज़न ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का प्रोविज़न सीआरपीसी में नहीं था। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको, आपका जब इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि बीएनएसएस में ऐसे कौन से न्यू फीचर्स आए हैं जो सीआरपीसी में नहीं थे। तो फर्स्ट मोस्ट फीचर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। तो इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 बीएनएसएस में दिया हुआ है, ठीक है, 173(1) में दिया हुआ है। और 173 बेसिकली डील किससे करता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का आपको रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्लियर होना चाहिए 173(1). तो एफआईआर अगर रिटन इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में है तो इन्फॉर्मेंट उस पर साइन करेगा और फिर वो फाइनली एक रिटन डॉक्यूमेंट बन जाएगा, दैट वुड बी नोन एज द एफआईआर। अब केस ये आता है, अगर अब हमने ऑरल इन्फॉर्मेशन वाला केस भी कवर कर लिया, हमने रिटन इन्फॉर्मेशन वाला केस भी कवर कर लिया, अगर एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, जैसे मेरे साथ कोई ऑफेंस हुआ, मेरे साथ कुछ हादसा हुआ, बट मैं पुलिस के पास जा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास सोर्सेज नहीं है जिसके थ्रू मैं पुलिस के पास जा पाऊँ। तो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था, तो मैंने मोबाइल फ़ोन में ईमेल लिखा, ईमेल में सब कुछ अपना वर्जन लिख दिया और पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया। जब मेरे पास टेलीफोन था तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन सेल फ़ोन से पुलिस को फ़ोन किया और ऑरली कॉल पे सब कुछ बता दिया। तो अब ये रिटन में तो है नहीं, तो अब पुलिस क्या करेगी, ये रिटन में नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ पुलिस को सब कुछ, जो मैंने, आप बोल रहे हो कि सर आपने ईमेल में तो टाइप करके ही भेजा है, डैट वुड बी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, तो ये तो राइटिंग में ही हुआ, नहीं, ये भी ऑरली फॉर्म में ही कंसिडर किया जाएगा। आप फ़ोन में जो बता रहे हो पुलिस को वो तो है ही ऑरली फॉर्म में, जब आप ईमेल में बता रहे हो ना वो भी क्या होगा, एक ऑरल फॉर्म ही मानी जाएगी। तो पुलिस क्या करेगी, फिर उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगी। उसको राइटिंग में रिड्यूस कर दिया तो पुलिस आपको ना 3 दिन का टाइम देगी कि आपको 3 दिन के अंदर विद इन 3 days यू नीड टू मेक योर प्रेजेंस बिफोर द पुलिस। आपको पुलिस के सामने विद इन 3 days, ठीक है, आफ्टर गिविंग द इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड यू नीड टू बी प्रेजेंट बिफोर द पुलिस। आपको पुलिस के सामने प्रेजेंट होना होगा विद इन 3 days, ठीक है, आफ्टर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। और पुलिस आपको क्रॉस चेक करवाएगी, जैसे वो रीड ओवर करेगी आपको आपकी जो आपने अपना वर्जन पुलिस को लिखवाया है, तो पुलिस आपके साइन लेगी। कहने का मतलब ये है, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो एफआईआर होती है ना, कई लोग कहते हैं उसमें फिर साइन का तो पॉसिबल ही नहीं, सिग्नेचर लेने तो पॉसिबल ही नहीं। देखें, एफआईआर में इन्फॉर्मेंट के सिग्नेचर होने एक कंपलसरी इंग्रेडिएंट है, आप इसको बाईपास नहीं कर सकते हो। और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर में भी विद इन 3 days आपको एफआईआर पे साइन करने पड़ेंगे। इन्फॉर्मेट को विद इन 3 days मस्ट बी साइंड। क्लियर है जी, आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर आगे जाकर डिटेल में कवर करेंगे। आपको लीगल प्रोविज़न क्लियर है, विद इन 3 days वाला, ये 3 days टाइम पीरियड याद रखना, पेपर में आ सकता है आपके प्रीलिम्स पे। आगे मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आता है, पंजाब और हरियाणा के एग्जाम्स में आता ज़्यादातर। इज़ पुलिस ऑफिसर बाउंड टू लॉज एफआईआर। क्या अगर आप पुलिस के पास कोई ऑफेंस ग्रीवियांस लेकर जाते हो, क्या पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है कि वो उसको एफआईआर रजिस्टर करना ही करना है? समझे मेरी बात? तो इसको हम केस लॉस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। और आप, मैंने 2 केस लॉ ऐड किए हैं, दोनों के दोनों रेडी कर लेना, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके मेंस के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। सबसे पहला केस लॉ है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। सुने,
इसमें क्या है, इसमें वैसे तो ये बोला गया था कि पुलिस ऑफिसर इज़ बाउंड टू लॉज एफआईआर, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये आती थी कभी कभी ना, जब पुलिस वालों के पास हम अपना ग्रीवियांस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने साथ हमारे साथ जो हुआ है, हमारा साथ जो ऑफेंस हुआ, जब लेकर जाते थे ना, इन्फॉर्मेशन लेके जाते थे पुलिस के पास, तो पुलिस कभी कह देती थी ये पुलिस ये इन्फॉर्मेशन हमें इतनी रीज़नेबल नहीं लग रही, इतनी सही नहीं लग रही है हमें, तो हम इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। मतलब ये इतनी सीरियस इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी मतलब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन के अंदर इतना दम नहीं लग रहा, हमें लग नहीं रहा कि ये ऐसा कोई हादसा, ऐसा कोई सीन हुआ भी होगा। तो ना अगर आप ना सेक्शन 154 सीआरपीसी पढ़ोगे, 173 बीएनएस पढ़ोगे, जो डील किससे करता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, वहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन वर्ड लिखा है, वहाँ पे रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन वर्ड नहीं लिखा। मान लो अगर वहाँ पर रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन वर्ड लिखा होता तो पुलिस इस चीज़ का ग्राउंड ले लेती कि जो आप हमें बता रहे हो, जो आप अपना ग्रीवियांस बता रहे हो, हमें वो रीज़नेबल नहीं लग रहा, इसलिए हम इस पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। तो आप दिमाग लगाए ना, अगर सीआरपीसी किसने बनाया, बीएनएसएस किसने बनाया, लेजिस्लेचर नहीं बनाया ना, तो लेजिस्लेचर ने 173 बीएनएसएस में इंफॉर्मेशन के साथ रीज़नेबल वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया। उन्हें पता था अगर हम रीज़नेबल वर्ड यूज़ कर देते तो एफआईआर क्या बन जाती, कंडीशनल बन जाती। तो पुलिस कहती अगर तो जी इंफॉर्मेशन आपकी रीज़नेबल है तभी हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे, एल्स वी विल नॉट एबल टू रजिस्टर एन एफआईआर। तो एफआईआर क्या होगी, कंडीशनल होगी ना, किसके ऊपर डिपेंड होगी, ये इसके ऊपर डिपेंड होगी या दैट योर इन्फॉर्मेशन नीड टू बी रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन। बट अगर आप लॉ जानते हो, आप पुलिस वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो, भाई केयरफुली पढ़ो सर 173 बीएनएसएस, उसमें कहीं पे भी रीज़नेबल वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ। इसे लेजिस्लेचर ने डेलिब्रेटली रिमूव किया है सो डैट एफआईआर कोई भी कंडीशनल ना हो पाए, एफआईआर एब्सोल्यूट फॉर्म में रजिस्टर हो सके। क्लियर है, ये पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या हेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट का केस है 1992, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। सिंस द इंफॉर्मेशन in section 154 CRPC is not qualified as reasonable, therefore police is bound to lodge FIR। clear है, reasonable word has been deliberately omitted and the purpose behind this to make lodging of FIR not conditional upon the information being reasonable and credible। clear है, कोई डाउट, अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन रीज़नेबल नहीं है, दोबारा बोल देता हूँ, अगर इन्फॉर्मेशन रीज़नेबल, अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन के साथ रीज़नेबल वर्ड आता, ऐसे आता रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन नीड टू बी प्रोवाइडेड टू पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर, तो पुलिस इस चीज़ का ग्राउंड ले लेती कि अगर तो आपकी इन्फॉर्मेशन रीज़नेबल होगी तभी हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट सेक्शन 154 सीआरपीसी में कहीं पे भी रीज़नेबल वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, इसीलिए पुलिस को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है चाहे वो रीज़नेबल है या नहीं है, पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस लॉ इज रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2006 सुप्रीम कोर्ट। सुने यार, वैसे ना रियल लाइफ में ना कभी आप पुलिस स्टेशन में जाना अपनी कंप्लेंट लेकर, देखना किसी बहुत मतलब हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल के अगेंस्ट ना कंप्लेंट लेकर जाइयो, तो देखना आपने लॉ में पढ़ा होगा, कंप्लेंट दो पुलिस को, और ये मेरे साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और पुलिस को एफआईआर तो रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। बट ये बहुत रेयर केस होता है भैया, जो रियल लाइफ में पुलिस मतलब फर्स्ट इंस्टांस में एफआईआर रजिस्टर कर दे। मोस्टली पुलिस ज़्यादातर एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, स्पेशली अगेंस्ट द इन्फ्लुएंशियल पर्सन एफआईआर रजिस्टर करवानी हो। तो आप ध्यान से सुने, उस केस में पुलिस पता क्या बोलती है जी, अगर हमें एफआईआर रजिस्टर कर भी दे, आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी वीक है, इसमें इन्वेस्टिगेशन का ग्राउंड ही नहीं बनता जी। क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, आपने फॉर एग्जांपल आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि आप एक्यूज़ को जानते नहीं हो, एक्यूज़ की ना आपको फ़ोन नंबर पता है, ना एक्यूज़ का बैकग्राउंड पता है, ना आपने एक्यूज़ को देखा है, ना कुछ किया है, इसमें मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड ही नहीं है, तो हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। तो पुलिस ये कहकर ना
एफआईआर मतलब करने से बचती है कि मतलब इनसफिशिएंसी ऑफ ए ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन का एक्सक्यूज़ लेती है। तो आप ध्यान से समझें, आपको पता है जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट कब होती है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तो एफआईआर के बाद ही होगी ना। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है उससे एफआईआर उससे पहले रजिस्टर करनी है। सो इन्वेस्टिगेशन करना जो स्टेप है वो एफआईआर के बाद आता है ना। इस चीज़ को देखना कि वेदर देयर इज़ अ ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन और नॉट। सो इट इज़ कौन सी स्टेज हुई ये पोस्ट एफआईआर स्टेज हुई ना। आप एफआईआर रजिस्टर करते टाइम थोड़ी डिसाइड कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड है या नहीं है। आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, आप उसके बाद देखोगे कि इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड है भी या नहीं है। वही इसी केस में हेल्ड किया गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन की मतलब इन्वेस्टिगेशन के जो ग्राउंड है वो सफिशिएंट है या नहीं है, वो पोस्ट एफआईआर सिचुएशन है। इट इज़ नॉट अ प्री एफआईआर सिचुएशन। अगर तो प्री एफआईआर सिचुएशन होती तो ठीक था, बट ये पोस्ट एफआईआर सिचुएशन है। तो आप विदाउट एफआईआर रजिस्टर किए हुए इसको डिसाइड नहीं कर सकते। आपको पहले एफआईआर रजिस्टर कर दो, उसके बाद अगर मान लो ग्राउंड है नहीं इन्वेस्टिगेशन के तो आप क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दो। ऐसी करती है पुलिस। अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दिया, एफआईआर करने के बाद कुछ मिला ही नहीं तो वो जब चालान पेश करती है तो क्या फाइल करती है? सीआर फाइल करती है ना, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। तो एफआईआर तो एक बार रजिस्टर होती है ना। यही इस केस में बोला गया था रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में, दैट insufficiency of ground for investigation is a post FIR situation and it cannot be decided before lodging of FIR। अब FIR से और आगे बढ़ते हैं, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। ध्यान से समझना इस केस को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये केस लॉ नहीं सुना अभी तक, दैन इट इज़ सीरियसली मतलब बहुत ये एक डाउट क्रिएट करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। ये केस लॉ मोस्टली सबको पता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ है। देखो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जब तक तो सीआरपीसी था, तो सीआरपीसी में कहीं पर भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविज़न नहीं था। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बट उस टाइम पर भी होती थी। तो आप बोलेंगे सर सीआरपीसी में कहीं पे गिवन तो है नहीं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है, तो उस टाइम पर कैसे होती थी? तो उस टाइम पे ये जो ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का केस लॉ आया था ना, इससे पुलिस को डायरेक्शन दी गई थी कि कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ सभी केसेस नहीं बट कुछ केसेस में आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो बिफोर रजिस्टरिंग एन एफआईआर। ठीक है, समझाता हूँ। इस केस में देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस की लिस्ट बताई थी जिसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो होती है पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर सकता है बिफोर लॉजिंग एफआईआर। बट इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस ऑफिसर को लाइसेंस मिल गया कि कोई भी ऑफेंस आया उसमें जी मैंने तो पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी है। नहीं, एक कुछ लिमिटेड केसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कर सकती है, हर एक केस में नहीं कर सकती। और कौन से केसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस करेगी वो बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, ज़्यादातर जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं ना, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, 498 के केसेस होते हैं, 406 498 एक क्रुएल्टी हो गया। ये ज़्यादातर ना केसेस ना इनमें इतना वजन होता नहीं है, एलिगेशन फॉल्स एलिगेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इसमें कोर्ट ने ज़्यादा फोकस किया था, ज़्यादा डायरेक्शन दी थी कि इन केसेस में आप पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूर करें। करप्शन केसेस होते हैं, तो करप्शन केसेस में आप इमीडिएटली अरेस्ट नहीं डाल सकते ना। मेडिकल नेग्लिजेंस केस जैसे डॉक्टर्स होते हैं, अगर आप डॉक्टर के केस में ऐसे ही सीधा एफआईआर रजिस्टर करके अरेस्ट डालने लग गए तो कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन ही नहीं करेगा, वो बेचारा इतना डरेगा। इसीलिए जो डॉक्टर को कहते हैं ना, डॉक्टर की कल्पेबल अटेंशन प्रूव करनी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आप ऐसे नहीं कि अगर किसी डॉक्टर से ऑपरेशन गलत हो गया, कोई इंसान ऑपरेशन थिएटर में मर गया, आप डॉक्टर को प्रोसिक्यूट कर सकते हो।
तो आपको उसकी नेग्लिजेंस प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंक्वायरी की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, करप्शन केसेस हो गए, कमर्शियल ऑफेंसेस हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंस के केस हो गए, इन केसेस में पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। और पुलिस को वो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है वो 7 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी। मतलब जो ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जो डेडलाइन दी थी दैट वाज 7 डेज, आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने कि इट इज़ अ टाइम बाउंड एंड इन एनी केस इट शुड नॉट एक्सीड 7 डेज। अब आप सुने, अब आया न्यू BNSS। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा मेंस के अंदर कि प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी का न्यू प्रोविज़न जो ऐड किया गया BNSS में, एक्सप्लेन करें आप। एक तो केस लॉ हो गया आपके पास। अब देखें, अब BNSS के बाद की पोजीशन क्या है। अब सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, सेक्शन 173(1) उसमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक FIR, क्लियर। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब BNSS में स्पेसिफिक की स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दी हुई है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को। अब ये मतलब स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल चुकी हुई है, अब ये एक लॉ का पार्ट है, ठीक है। अब हमें ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए जो ये वाली पावर है, हमें किसी केस लॉ से ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे स्टैच्यू में स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कंडीशन है, बट देखें, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी उन्हीं केसेस में होगी अकॉर्डिंग टू BNSS जिन केसेस में जो पनिशमेंट है 3 साल से ऊपर है और 7 साल से कम है। मतलब जो ऑफेंसेस विच इज़ पनिशेबल बाय imprisonment lies between 3 to 7 years is would be entitled to preliminary inquiry। उन्हीं ऑफेंसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी जिनमें जो पनिशमेंट है वो 3 to 7 ईयर है। दूसरा, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर किसी भी IO ने, IO मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने अगर किसी भी केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, वो उसकी डिस्क्रिशन है। ये उसके ऊपर ये कंपलसरी नहीं है कि कोई भी अगर कोई ऑफेंस है उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है या पनिशमेंट है वो 3 to 7 ईयर की इन बिटवीन है, तो उस केस के अंदर जो पुलिस वाला है, IO वाला है, वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा ही करेगा। नहीं, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर दैट ही वांट टू डू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और नॉट। अगर वो करना चाहता है, अगर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहता है तो उसे मिनिमम DSP लेवल रैंक के ऑफिसर की परमिशन चाहिए होगी। फर्स्ट वो परमिशन लेगा, किसकी परमिशन लेगा, मिनिमम DSP रैंक ऑफिसर की परमिशन लेगा, मतलब DSP की, उससे ऊपर वाले ऑफिसर्स की भी ले सकता है, उसकी परमिशन लेगा, फिर जाकर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट करेगा। और जो ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी ये 14 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होगी। जैसे ललिता कुमारी वाले केस में 7 डेज़ के अंदर कंप्लीट करनी होती थी, बट BNSS में कौन सा ये टाइम पीरियड 14 डेज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है स्लाइड के अंदर। इट इज़ ऑप्शनल फॉर पुलिस ऑफिसर आइदर टू प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन और टू मेक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। Preliminary inquiry is possible only if offense complaint is punishable with imprisonment of 3 years or more, but less than 7 years. If officer in charge of police station choose to make preliminary inquiry, then permission of minimum DSP rank officer is required. If permission is granted, then preliminary inquiry must be concluded within 14 days. Thank you.